हर चुनाव में मतदान केंद्र के बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो नज़ारा ही अलग होता है। और उंगली पर लगने वाली वो नीली स्याही, मतलब वो केवल एक निशान नहीं है। वो इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि एक इंसान इस देश का हिस्सा है। उसकी आवाज मायने रखती है। एकदम सही कहा, वो एक तरह से लोकतांत्रिक ढांचे की धड़कन है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक दिन अचानक कोई सरकारी चिट्ठी आ जाए और कहे कि दशकों से जहां किसी का जीवन बीत रहा है, वही का होने का सबूत देना होगा। ये तो किसी के भी भीतर एक गहरी बेचैनी पैदा कर सकता है। बिल्कुल। पहचान, नागरिकता और मतदान, ये सिर्फ कागजी शब्द नहीं हैं। और आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी मुद्दे की परतों को खोलने वाले हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ऐतिहासिक फैसले का जिक्र है। हाँ, और ये फैसला चुनाव आयोग के SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान को लेकर है। सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि मतदाता सूची को साफ सुथरा रखने की जो एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और किसी इंसान की नागरिकता तय करने का जो अंतिम अधिकार है, उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट रेखा कैसे खींची है। और यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि आज की इस चर्चा का उद्देश्य किसी पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ शोध में दिए गए तथ्यों और अदालती आदेशों का एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो अगर इस पूरी बात की परतें खोली जाएं, तो शुरुआत SIR अभियान से करनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने पिछले साल जून में शायद बिहार राज्य से इसकी शुरुआत की थी। हाँ, आधिकारिक तौर पर शुरुआत बिहार से हुई थी। तो एक सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है कि अचानक बिहार ही क्यों? मतलब क्या कोई विशेष कारण था या इसकी पटकथा कहीं और लिखी गई थी? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। असल में इसकी जड़ें बिहार में नहीं बल्कि पंजाब में एक पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, पंजाब में? जी, चुनाव आयोग ने सबसे पहले पंजाब में ये जांचने के लिए एक प्रयोग किया था कि मतदाता सूची में मौजूद डेटा कितना सटीक है। और उस प्रयोग के जो नतीजे सामने आए वो चुनाव आयोग के लिए खतरे की घंटी साबित हुए। खतरे की घंटी? मतलब ऐसा क्या मिल गया उन्हें वहां? वहां लगभग 20% मतदाताओं के डेटा में भारी गड़बड़ियां या कह सकते हैं विसंगतियां पाई गईं। एक मिनट रुकिए, 20%? हाँ, 20%। इसका सीधा मतलब हुआ कि हर 5 में से एक वोटर के डेटा में गड़बड़ी थी। यह आंकड़ा तो इतना बड़ा है कि आसानी से यकीन ही नहीं होता। मतलब क्या सच में इतने बड़े पैमाने पर लोग फर्जी वोट डाल रहे थे? नहीं, यहाँ गड़बड़ी का मतलब हमेशा जानबूझकर किया गया फर्जीवाड़ा नहीं होता है। तो फिर और क्या कारण हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर और डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज तकनीक का इस्तेमाल करता है। ये डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज मतलब क्या? मतलब कंप्यूटर ये देखता है कि एक ही नाम, मिलती जुलती तस्वीर या उम्र के कितने लोग अलग अलग जगहों पर दर्ज है। अब भारत जैसे देश को ही ले लीजिए, जहां रोजगार के लिए लाखों लोग हर साल एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। हाँ, प्रवास तो बहुत आम बात है यहाँ। बिल्कुल। तो अक्सर लोग नई जगह पर वोटर कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन पुरानी जगह से अपना नाम कटवाना भूल जाते हैं। इसके अलावा कई बार जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम भी सिस्टम से नहीं हट पाते। अच्छा, तो वो जो 20% का आंकड़ा था, वो इन सभी तकनीकी और प्रशासनिक कमियों का मिला जुला नतीजा था। एकदम सही समझे आप। लेकिन चुनाव आयोग के नजरिए से सोचिए, ये एक निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा तो था ही। हाँ, ये बात समझ में आती है। अगर सॉफ्टवेयर बता रहा है कि एक ही इंसान 2 अलग अलग राज्यों में वोट दे सकता है, तो सिस्टम को साफ करना तो जरूरी हो ही जाता है। बिल्कुल। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने बिहार के बाद इस SIR अभियान का दायरा बढ़ाकर पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु तक कर दिया। सफाई का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर इस अभियान ने इतना बड़ा कानूनी विवाद क्यों खड़ा कर दिया? मतलब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक कैसे पहुंच गया? क्योंकि विवाद की असली वजह सफाई अभियान नहीं था, बल्कि वो तरीका और वो कड़ा नियम था जो इसके तहत लागू किया गया था। कौन सा कड़ा नियम? चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया कि जिन मतदाताओं के नाम साल 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, उन्हें एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। 2002 या 2003? हाँ, उन्हें उन पुरानी मतदाता सूचियों में दर्ज किसी व्यक्ति के साथ अपना पैतृक संबंध, जिसे एंसेस्ट्रल लिंकेज कहते हैं, वो साबित करना था और इसके लिए पुख्ता दस्तावेज पेश करना अनिवार्य था। ये तो मतलब ये सुनकर ही अजीब लग रहा है। 2002 या 2003 ही क्यों? 2010 क्यों नहीं, या फिर 1990 क्यों नहीं? उस वक्त ऐसा क्या हुआ था जिसे एक बेसलाइन बना दिया गया?
ये एक बहुत ही अहम तकनीकी पहलू है। 2002-2003 का वो दौर था जब भारत में परिसीमन यानी डीलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, जब चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं दोबारा तय हो रही थी। हाँ, और कई राज्यों में मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण का काम एक ठोस रूप ले रहा था। तो चुनाव आयोग के लिए वो साल एक तरह से डेटा का बेसलाइन या रेफरेंस पॉइंट बन गया। उनका मानना था कि अगर कोई परिवार 2002 की सूची में है तो उसकी सत्यता अधिक मजबूत है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह शायद तर्कसंगत लगे, लेकिन जमीनी हकीकत तो एकदम अलग होती है ना। बिल्कुल अलग होती है। ये तो ऐसा जैसे किसी इंसान से कहा जाए कि भाई तुम जिस घर में आज रह रहे हो उसका असली मालिक होने का सबूत देने के लिए 20 साल पुरानी रसीद ढूंढ कर लाओ। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और वो भी तब जब उस घर में न जाने कितनी बार रंग रोगन हो चुका हो, पुराने कागजात बारिश में भीग गए हों या दीमक लग गई हो। याचिकाकर्ताओं ने शायद अदालत में यही बात उठाई होगी। जी, याचिकाकर्ताओं का पूरा तर्क इसी जमीनी हकीकत पर टिका था। उनका कहना था कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग गरीबी रेखा के नीचे है, दिहाड़ी मजदूर हैं या बाढ़ जैसी आपदाओं में अपना सब कुछ खो चुके हैं। उनके लिए 20 साल पुराने कागज संभाल कर रखना, ये तो एक तरह से मजाक है। बिल्कुल, इन विस्थापित समुदायों के लिए 20 साल पुराने पारिवारिक संबंधों को सरकारी कागजों पर साबित करना लगभग नामुमकिन है। उनका डर था कि इस अव्यावहारिक नियम की वजह से लाखों असली नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। लेकिन जब चुनाव आयोग ने अदालत में अपना पक्ष रखा होगा तो उनका कानूनी आधार क्या था? क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था हवा में तो नियम नहीं बनाती, कुछ तो कानून होगा उनके पास। चुनाव आयोग का कानूनी आधार काफी मजबूत था। उन्होंने अदालत में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला दिया। अगर एक आम इंसान के नजरिए से देखा जाए तो ये आरपीए 1950 और अनुच्छेद 326 के बीच का रिश्ता कैसे काम करता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। देखिए, अनुच्छेद 326 देश के हर वयस्क नागरिक को वोट देने का मौलिक अधिकार देता है। मतलब अगर उम्र 18 साल से ऊपर है और नागरिकता है तो वोट देने का हक है। ठीक है, ये तो समझ आता है। और आरपीए 1950? आरपीए 1950 वो प्रशासनिक ढांचा है जो ये तय करता है कि उस अधिकार का उपयोग कैसे होगा। चुनाव आयोग का तर्क था कि अनुच्छेद 326 का मतलब ये नहीं है कि वोटर लिस्ट में जो चाहे जहां चाहे नाम दर्ज करवा लें। मतलब अधिकार है लेकिन लिस्ट को साफ रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, निष्पक्ष चुनाव के लिए सूची का शुद्ध होना अनिवार्य है और आरपीए 1950 उन्हें ये शुद्धिकरण करने की पूरी कानूनी ताकत देता है। तो एक तरफ संविधान का दिया गया वोट का अधिकार था और दूसरी तरफ कानून द्वारा दी गई सफाई की शक्ति। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज करते हुए इस एसआईआर अभियान को कानूनी रूप से वैध ठहराया। जी, अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इसे सही माना। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस आधार पर सही माना, जब इतने लोगों के अधिकार छीनने का डर था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने इस प्रक्रिया को परखने के लिए एक बहुत ही गहरे कानूनी सिद्धांत का उपयोग किया, जिसे अनुपातिकता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत भारी भरकम लगता है। अगर इसे किसी आसान एनोलॉजी से समझना हो। हाँ, बताइए। तो क्या ये ऐसा है कि अगर किसी घर की लकड़ी में दीमक लग गई है तो उसका इलाज दीमक मारने की दवा से होना चाहिए, न कि पूरे घर को बम से उड़ा देने से? एकदम परफेक्ट एनोलॉजी है। मतलब जो कदम उठाया जाए वो समस्या के बराबर ही होना चाहिए। बिल्कुल, आनुपातिकता का सिद्धांत यही कहता है कि समस्या सुलझाने के लिए उठाया गया कदम समस्या की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए, वो मनमाना नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग की ये दवा सही है? हाँ, कोर्ट ने माना कि मतदाता सूची से फर्जी और दोहरे वोटों को हटाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए जो विशेष गहन समीक्षा का उपाय अपनाया गया है वो एक सटीक दवा है, कोई मनमाना बम नहीं है। अच्छा, लेकिन याचिकाकर्ताओं की एक और आपत्ति थी ना कि इस अभियान की शुरुआत सिर्फ बिहार से क्यों की गई? क्या किसी खास क्षेत्र को निशाना बनाने की कोशिश थी? सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि भारत जैसे विशाल देश में किसी भी प्रशासनिक अभियान को एक राज्य से शुरू करना पूरी तरह से व्यावहारिक है।
मतलब इसे अल्ट्रा वायर्स या अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और वो तय कर सकती है कि उसे अपने विशेष कदम कब और कहां से उठाने हैं। ये तो हो गई पूरी तरह से कानूनी सिद्धांतों की बात, लेकिन जो आम आदमी इस पूरी कागजी प्रक्रिया में पिस रहा था, उसके लिए जमीन स्तर पर क्या हुआ? वो सबसे अहम हिस्सा है इस फैसले का। हाँ, क्योंकि स्रोत में एक बहुत ही खास बात का जिक्र है। शुरुआत में जब चुनाव आयोग ने ये पैतृक संबंध साबित करने को कहा था, तो सिर्फ 11 चुनिंदा दस्तावेजों को ही मंजूरी दी गई थी। जी, सिर्फ 11 दस्तावेज। अब भारत जैसे देश में जहां लाखों लोगों के पास अपना घर तक नहीं है, उनके पास उन 11 विशिष्ट कागजों में से कोई एक भी ना हो, इसकी बहुत अधिक संभावना है। और यहीं पर सिर्फ कानून के पन्नों से बाहर निकलकर एक मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस परेशानी को गहराई से समझा, और ये मेरे लिए इस पूरी चर्चा का सबसे उत्साहजनक पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हस्तक्षेप किया और चुनाव आयोग को एक बहुत बड़ा निर्देश दिया। बिल्कुल, आधार कार्ड को लेकर। हाँ, अदालत ने कहा कि आधार कार्ड को भी एक वैध अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। और ये सुनने में शायद छोटी बात लगे, लेकिन विस्थापित लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि आधार कार्ड की सबसे बड़ी खासियत उसकी पोर्टेबिलिटी है। सही कहा, कोई अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे शहर भी चला जाए तो उसका आधार नंबर उसके साथ रहता है। अदालत का यह निर्देश दिखाता है कि वो सिर्फ कानून की वैधानिकता नहीं जांच रहे थे, बल्कि सबसे कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले असर को भी कम कर रहे थे। लेकिन यहां तक की चर्चा केवल वोटर लिस्ट से नाम जुड़ने या हटने तक सीमित है। असली कहानी में मोड़ तो अब आता है। हाँ, जब नागरिकता का सवाल उठता है। बिल्कुल, अगर चुनाव आयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा देता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति अब भारत का नागरिक ही नहीं रहा? ये सवाल तो किसी को भी डराने के लिए काफी है। और आम समझ भी तो यही कहती है ना कि जिसके पास वोटर आईडी है वही नागरिक है। हाँ, मतलब लिस्ट से नाम कटा तो क्या कोई अचानक विदेशी बन जाएगा? यही बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने चुनाव आयोग के अधिकारों की एक बहुत ही सख्त लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये लक्ष्मण रेखा शक्तियों के विभाजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाना पूरी तरह से एक प्रशासनिक काम है। मतलब इसका नागरिकता से कोई अंतिम संबंध नहीं है? बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग द्वारा नागरिकता को लेकर लिया गया कोई भी फैसला केवल तात्कालिक यानी टेम्पररी माना जाएगा। चुनाव आयोग के पास किसी की नागरिकता पर अंतिम मुहर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब चुनाव आयोग सिर्फ एक फिल्टर का काम कर रहा है। वो बस ये तय कर सकते हैं कि चुनाव के दिन वोट कौन डालेगा, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकते कि देश किसका है। एकदम सही। तो फिर ये नागरिकता तय करने का असली अधिकार है किसके पास? संविधान और कानून के तहत ये सर्वोच्च और अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। अच्छा, गृह मंत्रालय के पास? हाँ, अदालत ने साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग किसी व्यक्ति का नाम संदिग्ध नागरिकता के आधार पर लिस्ट से हटाता है तो मामला वहीं खत्म नहीं होता। वो केवल एक शुरुआती संदेह है। और स्रोत के अनुसार इसी संदेह को सुलझाने के लिए अदालत ने एक बहुत ही सख्त डेडलाइन तय कर दी है। जी, 4 सप्ताह की समय सीमा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि संदिग्ध नागरिकता के कारण हटाए गए सभी नामों की पूरी सूची 4 सप्ताह यानी महज 1 महीने के भीतर केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। गेंद अब सीधे चुनाव आयोग से गृह मंत्रालय के पाले में डाल दी गई। और जब वो सूची गृह मंत्रालय के पास पहुंचेगी तो वहां एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया शुरू होगी। गृह मंत्रालय चुनाव आयोग के किसी क्लर्क की रिपोर्ट को अंतिम नहीं मान सकता। मतलब उनकी अपनी एक अलग जांच मशीनरी होगी। बिल्कुल, नागरिकता अधिनियम और फॉरेनर्स एक्ट के तहत। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जांच के दौरान उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का और अपने दस्तावेज पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। ये सुनकर सच में बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी लोकल क्लर्क के टाइपिंग मिस्टेक या एक पुराने कागज के ना मिलने से किसी इंसान का वजूद हमेशा के लिए नहीं मिट जाएगा। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो कोर्ट का ये फैसला ये सुनिश्चित करता है कि वोटर लिस्ट की सफाई के नाम पर किसी को बिना ठोस आधार के उसके अधिकारों से वंचित न किया जाए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज के इस विश्लेषण को समेटें तो ये साफ है कि ये पूरी कानूनी बहस केवल अदालती कागजों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सीधा आम जन जीवन से जुड़ा है। हाँ, ये लोकतंत्र के सबसे बड़े हथियार, वोट देने के अधिकार और एक विशाल सिस्टम के काम करने के तरीके के बीच के एक बहुत ही नाजुक संतुलन की कहानी है। एक कोशिश है कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए, लेकिन कतार में खड़ा अंतिम व्यक्ति जिसके पास शायद कागजों का गट्ठर ना हो, वो भी इस प्रक्रिया से बाहर न छूट जाए।
और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला संस्थाओं की हदें तय करके इसी संतुलन को साधता है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते ये फैसला भविष्य के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। कैसा सवाल? आज हम 2002 या 2003 के पुराने कागजों की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए जब भविष्य में तकनीक और डेटाबेस लिंकिंग इतनी उन्नत हो जाएगी कि चुनाव आयोग को 20 साल पुराने पारिवारिक दस्तावेज मांगने ही ना पड़े। सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तब। हाँ, तो क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच जाएंगे जहां कोई इंसान नहीं बल्कि कोई एल्गोरिदम या कंप्यूटर प्रोग्राम ही ये तय करने लगेगा कि किसकी नागरिकता संदिग्ध है? ओहो, ये तो। और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं उनका इस लोकतंत्र में क्या भविष्य होगा? क्या तकनीक उनकी रक्षा करेगी या उन्हें हमेशा के लिए सिस्टम से बाहर कर देगी? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो रोंगटे खड़े कर देता है। कागजों से शुरू हुई अधिकारों की ये लड़ाई आने वाले कल में डेटा और डिजिटल पहचान की लड़ाई में कैसे बदलेगी, ये देखना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल। एक कागज की अहमियत, एक नागरिक के अस्तित्व और तकनीक के भविष्य के बीच की इस जद्दोजहद पर यह एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से मंथन किया जाना चाहिए। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना।